Hello friends, today I will discuss about infrastructure class 12 chapter 8 infrastructure. Infrastructure is referred to such core element of economic and social changes which serve as a support system to production activity in the economy. It means ये एक ऐसा एलिमेंट कह सकते हैं इसको जो सपोर्ट करता है सोशल सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम को for promoting the production activity in the economy. इसके टाइप क्या क्या हैं? टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. It refers to all such element of economic change like power, transport, communication, etc., which serve as a support system to the process of economic growth. It fosters economic growth, which result in economic in the standard of living of the people. It means economic infrastructure means इसके द्वारा इकोनॉमिक में कुछ चेंजेस आते हैं. ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है पावर ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है और इसी सिस्टम को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं और इसी वजह से इसका रिज़ल्ट हमारे लिए इंक्रीज़ हो जाता है और अब हमारी लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूवमेंट होती है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ सेकंड वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा अपना कोर एलिमेंट है जो सोशल चेंजेस में आता है. लाइक बोल सकते हैं स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, बैंक हैं. ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएंगे. विच सपोर्ट एज अ सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. विच इट मीन्स जैसे अपने ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन में जो अपना अंदर से जो डेवलपमेंट होता है, थॉट चेंजेस, मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आता है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, implying the development of skilled person as well as healthy and efficient human being. It has related the process of human development. जाहिर सी बात है, जब हेल्दी पर्सन होगा वर्क अच्छे से तभी कर पाएगा और जब अच्छा बॉडी लैंग्वेज और हेल्दी प्लस एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग एज अ वर्क करेगा तो वो वर्क भी अच्छे से करेगा और इसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं, वो भी रीजन होंगे इसके अंदर आएंगे. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इट हेल्प द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट हेल्प द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड. इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल दोनों के हैं. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएंगे. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे. पावर सप्लाई भी हो सकता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट है ही इसमें दिया ही है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट है राइजेस ऑन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा. Infrastructure play an important role in rising productivity. With improved roadways, warehouses, etc., farmers can easily sell their product in different markets. सिंपल है. इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रोडक्शन में रहता है, जिस वजह से इकोनॉमिक में इन जैसे रोडवेज है, वेयर हाउसेज है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है.
Now second one is rise the size of the market. Infrastructure enhance the size of the market. A large scale of production can capture more market. Rise the size of the market. मार्केट का साइज भी बढ़ जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर जब इम्प्रूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट का साइज बढ़ेगा. यही है राइज साइज ऑफ द मार्केट. ना थर्ड वन इज राइजेज एबिलिटी टू वर्क. जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होगा तो एबिलिटी टू वर्क ह्यूमन बीइंग की जो वर्क करने की एबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. और यही इस डेफिनेशन में दिया है. आगे बढ़ते हैं. सोशल इन्फ्लुएंस इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स देयरबाय इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. हेल्थ केयर सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर सच फैसिलिटेड इन हेल्थ स्किल विच इंक्रीज एबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू वर्क. पहले बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं. जब ह्यूमन बीइंग हेल्दी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कराएगा तो उसकी वर्क करने की एबिलिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाएगी. नाउ फोर्थ वन इज फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग. इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग. फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, स्टडी सेंटर एक्सेट्रा. आउटसोर्सिंग का मतलब जो फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से हमें सुविधा मिलती हैं वो आउटसोर्सिंग होती हैं. और इंडिया अपने यहाँ पे एक ऐसा सेंटर फॉरेन कंट्री के लिए है, डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आया है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा बिजनेस करने का माध्यम हो गया है, जिस वजह से उनके लिए बहुत सारी सुविधा मिल रही है. जीडीपी इंक्रीज हो रही है इस वजह से. जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन. जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन. लिंकेज मीन्स मतलब टू और मोर कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, और जिस वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, रोबस्ट सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जनरेट बेटर इंडस्ट्री लिंकेज. लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है. इसका मतलब जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, रिवर्स सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. मतलब रोड हैं बहुत सारे, तो उनको एक रोड से दूसरे रोड को ज्वाइंट कराना, लिंकेज करना, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना. ये आपस में एग्जांपल देते हैं. सीबीएसई स्कूल हैं, सारे स्कूल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंकेज हैं, तो ये सारे इसके एग्जांपल होंगे. नाउ द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है? द इंडिया इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेट 5% of its GDP on infrastructure, which is far below than that of China and Indonesia. With government, private sector in partnership with the public sector is also playing a very important role in the infrastructure development. India need to develop its infrastructure, especially in the area of rural energy requirement, water, basic amenities and sanitation. अपने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट 5% ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट करता है. मतलब 5% इन्वेस्ट करता है एज अ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. आगे दिया है विच इज़ फार बिलो देन दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया. इसका मतलब है अपने जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है, इन कंट्रीज से बहुत लो जीडीपी में अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है. आगे दिया है विद गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मतलब यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में.
लेकिन इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते ही हैं रूरल एरियाज़ में कितना ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। बेसिक मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं वो ही नहीं प्रोवाइड करा पाती है गवर्नमेंट। ऐसा अभी भी है, पहले से तो बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे देखते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। एवरीवेयर is required energy. In fact, any type of production activity can take place without energy. There are two main source of energy. टू टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। These are the energy which are known as to which are popularly in use since a very long time. For example, coal, petroleum, natural gas, and electricity. These are of two type: commercial source and non-commercial source. Firewood, agriculture based and dried dung. Conventional source of energy, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। कन्वेंशनल सोर्स में आएगा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। मतलब जो चीज़ एंशियंट टाइम से प्रेजेंट है अभी तक, वो कन्वेंशनल सोर्स में आएगी। जैसे कोल, पेट्रोलियम आप जानते हैं, नेचुरल गैस जैसे CNG है, इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल सोल, नॉन कमर्शियल सोल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, एग्रीकल्चर बेस्ड, ड्राई डंक, नॉन कमर्शियल सोर्स। ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं इनको। वही इसको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल दूसरा बर्ड्स में दिया है। There are the energy which have been discovered or explored in the recent past and which are yet to gain popularity for their use. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको डिस्कवर करा गया है इन रिसेंट पास्ट ईयर में, और इनकी पॉपुलैरिटी इस वजह से ही इंक्रीज़ हुई है। पावर और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which is often identified with progress in modern civilization is power. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जाहिर सी बात है एवरीवेयर बहुत नीड्स है हर जगह। Some challenges in the power sector. India's installed capacity to generate electricity is not sufficient to feed an annual economic growth of 9%. इंडिया ने एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरे साल की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाए। जनरली 9% इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है एवरी होल ईयर की। एट प्रेजेंट इंडिया इज़ एबल टू एंड ओनली 20,000 मेगावाट a year. 20,000 मेगावाट पर ईयर इंडिया जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दिया। इवन द इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। ये ओल्ड डाटा है NCERT का। हो सकता है इन प्रेजेंट इन 2021 हो सकता है चेंजेस आ गए हों अब डाटा में। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBs which distribute electricity incur loss which exceed 500 billion due to transmission and loss in distribution, wrong pricing of electricity and other inefficiencies. SEBs का बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन फिर भी वो
लॉस में रहती है, विच एक्सीड 500 बिलियन ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इनफिशिएंसीज। मतलब इनको ये नहीं पता रहता है, मतलब कई जगह पे प्राइस आगे पीछे लो हाई रहते हैं, जिस वजह से ये ग्रोथ इसमें नहीं हो पाता इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेट आर एट टू प्ले देयर रोल इन मेजर वे, सेम इज़ द केस विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। प्राइवेट सेक्टर का बहुत मेन रोल रहता है। अगर हम पब्लिक सेक्टर से देखें तो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो गिने चुने लोग ही वर्क करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हर तरह के लेबर वर्क करती है। देयर इज जनरल पब्लिक unrest due to high power traffic and prolonged power cuts in different part of the country. इस पॉइंट का मतलब, फोर्थ पॉइंट का मतलब यही है कि इन पास्ट ईयर्स इंडिया में तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे आती थी। आज से 10-15 साल पहले की बात है, दिन में 3-4 घंटे आ गई, रात में 3-4 घंटे आ गई। 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे लाइट आती थी। और अगर पावर कट हो जाती थी कहीं से, तो उसको सॉल्व करने में भी बहुत, मतलब 10 से 15 दिन लगते थे, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी और सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा, इस वजह से। ना थर्मल पावर प्लांट विच आर द मेन स्टे ऑफ इंडिया पावर सेक्टर आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाई। इस पॉइंट का मतलब ये है, इंडिया में थर्मल पावर प्लांट का बहुत मेजर रोल रहेगा, रहे अभी भी है। अगर हम कोल है, पेट्रोलियम है, इनकी बात करें तो ये अभी तो हैं, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका भी एंड होगा, शॉर्टेज हो पड़ेगा इनके लिए इनका। तो आगे चल के हमें इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसा माध्यम रहेगा जिसकी वजह से हमें सुविधा मिल पाएंगी। Health is the state of complete physical, mental and social well-being. A person's ability to work depends largely on his good health. It enhances the quality of life. Health का physically and mentally with social well-being. Physically, mentally and socially फिट रहना बहुत ज़रूरी है हेल्थ हमारे लिए। तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, तभी हमारे लिए हमें इस तरह की एबिलिटी होगी कि हम अच्छे से वर्क कर पाएँ, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम फिट रहेंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। There has been significant expansion in physical provision of health service and improvement in health indicators since independence, but it is inefficient for rapidly increased population in India. फर्स्ट पॉइंट का मतलब है फिजिकल प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विस। सिंस इंडिपेंडेंस 1956 से आज तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत मदद करी है। मेडिकल लाइन में, जिस वजह से पब्लिक फिजिकली इम्प्रूवमेंट हुआ है फिजिकली में, लेकिन पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट बहुत हुआ है इंडिया में।
Public health system and facilitate are not sufficient for bulk of the population. Public health system and facilities are not sufficient for bulk of the population. According to पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीजमेंट हुआ है, जिस वजह से उनके लिए इतनी अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिल पाई। देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन रूरल अर्बन एरिया एंड बिटवीन पुअर एंड रिच इन यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। रिच एंड पुअर पीपल जो हैं इंडिया में, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है कि भेदभाव बहुत रहा है पहले फ्रॉम एंशिएंट टाइम से रूरल और अर्बन के बीच में। कास्टिज्म की लेकर देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं, ब्लैक वाइट कास्टिज्म है। Now, fourth one is women health across the country has become a matter of great concern with report of increasing cases of female fetal mortality. वुमेन के लिए भी बहुत सुविधाएं निकाली हैं गवर्नमेंट ने, मेडिकल सिस्टम ने, जिस वजह से उनके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं, जिस वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए भी बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है इन मेडिकल लाइन में। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विस कैन इम्प्रूव द सिचुएशन and at the same time NGO and community participation is very important in providing health care facility and reading health awareness. NGOs हैं, ये सारे लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट कराया है हेल्थ सर्विसेज में, प्रोवाइड कराई हेल्थ सर्विस और अवेयरनेस भी पब्लिक के लिए बहुत अवेयर करा है। Now India health infrastructure and healthcare is made up of 3-tier system: primary healthcare system, secondary healthcare and tertiary healthcare। तीनों हम पढ़ेंगे one by one। First one is primary healthcare, maternal and child healthcare, promotion of health and provision of essential drug, immunization, educating the people about identifying, preventing and controlling disease। ये सारी चारों चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आएंगी और ये सारी सुविधाएं प्राइमरी सेक्टर में डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैविंग बेटर फैसिलिटी फॉर सर्जरी, एक्सरे, ECG आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। पेशेंट आर रेफर्ड हेयर व्हेन देयर कंडीशन इज नॉट मैनेज्ड बाय PHC। सेकेंडरी हेल्थ केयर, जब प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं कवर कर पाता है कोई डिसीज़ को, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंडर जो मतलब मशीन्स आती हैं उनके द्वारा पेशेंट की बीमारी को चेक करा जाता है। जैसे इसमें आते हैं सेकेंडरी हेल्थ में एक्सरे है, ECG है, इनकी मदद से बीमारी को खोजा जाता है, डॉक्टर रेफ़र कर देता है सेकेंडरी सिस्टम में। Now third one is tertiary healthcare. In this sector, there are the hospitals which have advanced level equipment and medicines and undertake all the complicated health problem. Tertiary healthcare, इनमें हॉस्पिटल आ गए, एडवांस लेवल पे इक्विपमेंट होते हैं जिसकी मदद से बड़ी से बड़ी बीमारी छोटे लेवल पे जो सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर में जो नहीं हो पाती सॉल्व, वो हॉस्पिटल में
प्रॉब्लम सॉर्ट आउट डॉक्टर करते हैं, which could not be managed by primary and secondary hospital. I was all explained before. Now, expansion of health infrastructure has resulted in the eradication of smallpox, guinea worm, and near eradication of polio and leprosy. ये स्मॉल पॉक्स है, गेनुआ वॉर्म है, नियर एरेडिकेशन ऑफ पोलियो है एंड लेप्रोक्सी है। ये बहुत सारी बीमारीज हैं और इनको डॉक्टर ने एट प्रेजेंट सॉर्ट आउट कर दिया है। इनकी काउज हैं और इनकी जो दवाई है, इनको एक्सपेंशन इनका हो चुका है। अब ये बीमारी आराम से डॉक्टर कवर कर लेता है, इसको ट्रीट कर देता है आराम से। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया, decline in death rate, rise in expectancy of life, decline in infant mortality rate, control over deadly disease, development of health service in India। इनमें 4 चीज़ें आएंगी। डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, लाइफ इंक्रीज हुई है। अगर हम पहले से देखें तो पहले तो 40 से 50 साल तक इंसान जीता था, आज 100-80 साल तक आराम से जी जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे पहले जल्दी मर जाते थे, उनका भी अब पब्लिक मेडिकल लाइन में इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी उनको भी बचा लिया जाता है आराम से अब, तो इनमें भी डिक्लाइन हुआ है। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज़, बड़ी से बड़ी डिसीज़ हो उसको आराम से कवर कर लिया जाता है अब। हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंजेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उसको भी आराम से कंट्रोल कर लिया जाता है। पुअर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर में जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिस वजह से ये भी एक इंडिया के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ में एक चैलेंज की तरह है। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतना अच्छा नहीं है। रिवीजन के रूप में आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो then hit the like button and subscribe to my channel। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट